नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ आफरीन अली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट 2021 में कृषि क्षेत्रों में सरकार के उठाए गए कदम को लेकर एक वेबिनार में कहा कि किसानों की उपज को खुले बाजार में अधिकतम मूल्य दिलाना ही होगा। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ते हुए कृषि उत्पादन के बीच 21वीं सदी में भारत को पोस्ट हार्वेस्ट क्रांति या फिर फूड प्रोसेसिंग क्रांति और वैल्यू एडिशन की आवश्यकता है। देश के लिए बहुत अच्छा होता अगर ये काम 2-3 दशक पहले ही कर लिया गया होता। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देना होगा और युवाओं को जोड़ना होगा। कोरोना के समय में हमने देखा कि कैसे फलों और सब्जियों को स्टार्टअप ने लोगों तक पहुंचाया है। इसमें खुशी की बात है कि ज्यादातर स्टार्टअप युवाओं ने खोले हैं। मैंने कुछ समय पहले संसद में इस बात को विस्तार से रखा था कि कैसे देश के छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बीते वर्षों में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इन छोटे किसानों की संख्या 12 करोड़ के करीब है और इनका सशक्तिकरण, इन छोटे किसानों का एम्पावरमेंट ही भारतीय कृषि को अनेक परेशानियों से मुक्ति दिलाने में बहुत मदद करेगा। इतना ही नहीं, ग्रामीण इकोनॉमी का ड्राइविंग फोर्स भी वही बनेगा। मैं अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले बजट में कृषि के लिए जो किया गया है उसकी कुछ हाइलाइट्स आपके सामने दोहराना चाहता हूं। मैं जानता हूं आप इन सारी बातों से परिचित हैं। सरकार ने इस बार एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट को बढ़ाकर 16,50,000 करोड़ रुपया कर दिया है। इसमें भी पशुपालन, डेयरी और फिशरीज सेक्टर को प्राथमिकता दी गई है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को भी बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपया कर दिया गया है। माइक्रो इरिगेशन फंड की भी राशि बढ़ाकर 2 गुना कर दी गई है। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का दायरा बढ़ाकर अब 22 पेरिसेबल प्रोडक्ट्स तक का उसको कर दिया गया है। देश की 1000 और मंडियों को ई नाम से जोड़ने का फैसला लिया गया है। इस बीच बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। आपको बता दें कि देश भर में आम नागरिकों के लिए अब कोरोना का टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। आपको बता दें कि तीसरे चरण में 60 साल से अधिक आयु के लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन यहां पर किया जाएगा। साथ ही 45 से 59 तक की आयु के लोगों को कोरोना की डोज यहां पर दी जा रही है। आपको बता दें कि 4 मार्च को प्रदेश भर में टीकाकरण का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण भी दिया है। तो बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं आपको देहरादून से। आपको बता दें कि आज से आम लोगों के लिए, देश भर के नागरिकों के लिए कोरोना का टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है। आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स अस्पताल में कोरोना का पहला टीका लगवाया था और साथ ही इसकी पूरी जानकारी ट्वीट कर दी थी और साथ ही लोगों से भी कहा था जो लोग इस टीकाकरण के पास हैं उन्हें जरूर टीका लगवाना चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि अब तीसरे चरण में 60 साल से अधिक आयु के लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन यहां पर की जाएगी और साथ ही 45 से 59 तक की आयु के लोगों को कोरोना की डोज दी जाएगी। बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं आपको। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को बाबा दरबार में हाजिरी लगाई है। उन्होंने षोडशोपचार के साथ पूजन किया और इसके बाद काल भैरव मंदिर गए, जहां उन्होंने दर्शन पूजन किया। इस दौरान उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। जेपी नड्डा वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि रविवार को बनारस पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष ने हरहवा स्थित लॉन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई मंत्री, नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की थी। इसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर मिशन 2022 की रणनीति पर चर्चा की थी। इस दौरान उन्होंने बैठक में मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान संकल्प को दोहराते हुए कहा कि देश में अभी भी मोदी लहर चरम पर है।
काल भैरव जी के दर्शन के पश्चात और आशीर्वाद लेने के बाद यहाँ एक रस्म है कि प्रसाद के रूप में यहाँ की कचौड़ी लेते हैं, तो मुझे यहाँ वो भी लेने का सौभाग्य हमारे कार्यकर्ताओं ने दिया है। आनंद भी आया है और बनारस की जो रीति नीति और संस्कृति है उसमें मुझे समावेश करने का मौका मिला है। तो मैं अपने कार्यकर्ताओं को और बनारस के, काशी के रहने वाले लाखों लोगों को धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे ये सौभाग्य दिया है। वहीं तमिलनाडु के आगामी विधानसभा चुनावों के प्रचार के लिए राहुल गांधी इस समय तमिलनाडु के दौरे पर हैं। अपने इस दौरे पर राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी और तमिलनाडु के सीएम पर जमकर हमला बोला है उन्होंने, और साथ ही उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार तमिलनाडु की संस्कृति को खत्म करना चाहती है और तमिलनाडु के सीएम मोदी की बात करते हैं। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि एक भारतीय होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं तमिलनाडु के लिए आवाज उठाऊं, क्योंकि भारत की पहचान विभिन्नता में है और तमिल भाषा, तमिल संस्कृति और इतिहास की रक्षा करना आवश्यक है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी तमिलनाडु के दौरे पर हैं। आगामी चुनावों को लेकर यहां पर प्रचार प्रसार करने के लिए तमिलनाडु पहुंचे हैं राहुल गांधी। साथ ही यहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर हमला बोला है और इसी के साथ वहां के मुख्यमंत्री को भी जमकर यहां पर राहुल गांधी ने घेरा है। वहीं असम के चुनावी रण में सोमवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की एंट्री हो गई है। प्रियंका गांधी 2 दिन के असम दौरे पर पहुंची हैं। यहां सबसे पहले सोमवार को उन्होंने गुवाहाटी में मां कामाख्या देवी मंदिर में दर्शन किए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने यहां लखीमपुर में रोजगार के मुद्दे पर अभियान की शुरुआत की। कांग्रेस अगले कुछ दिनों में राज्य के सरकारी दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन करने वाली है और साथ ही कामाख्या मंदिर में दर्शन के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा कि आज मां कामाख्या के दर्शन का सौभाग्य मिला। मां कामाख्या से समस्त देशवासियों के कल्याण के लिए प्रार्थना की है। इस बीच बड़ी खबर जौनपुर से है, जहां पर नहर में एक युवती का शव बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि हत्या कर शव को फेंके जाने की यहां पर आशंका जताई गई है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस मामले की जब जानकारी दी तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि लगातार इस मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। छानबीन पुलिस की तरफ से की जा रही है कि आखिर साथ ही इस युवती की शिनाख्त भी लगातार पुलिस करने में जुटी हुई है। खुटहान के मरहट पुल का ये मामला बताया जा रहा है। बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं आपको जौनपुर से, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में नहर में युवती का शव बरामद किया गया। इस मामले को लेकर लगातार पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। युवती की शिनाख्त करने में पुलिस जुटी हुई है। फिलहाल इस मामले को लेकर हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका भी जताई गई है। खुटहान के मरहट पुल का ये मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको जौनपुर से दे रहे हैं, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में नहर में एक युवती का शव बरामद किया गया है। इस मामले को लेकर हत्या कर शव को फेंके जाने की यहां पर आशंका भी जताई जा रही है, जिसके बाद स्थानीय लोगों की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस लगातार छानबीन में जुटी हुई है। युवती की शिनाख्त की जा रही है। हर पहलू पर पुलिस लगातार नजर बनाए हुए है और जांच पड़ताल लगातार पुलिस की तरफ से की जा रही है। वहीं अलीगढ़ के अकराबाद में दलित युवती के साथ हुई हत्या और दुष्कर्म की घटना को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती के आदेश पर अलीगढ़ पहुंचे राज्यसभा सांसद मुनकाद अली ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी और हमारे नेता इस घटना की निंदा करते हैं। साथ ही कहा कि लॉ एंड ऑर्डर मुखिया से होता है और जब प्रदेश के मुखिया को ही कोई जानकारी नहीं है तो वह क्या लॉ एंड ऑर्डर चलाएंगे।
हमारी पार्टी, हमारी नेता पूरी इस घटना की भर्त्सना करते हैं और हमारी पूरी ये कोशिश रहेगी कि इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। हमारी पूरी पार्टी इस परिवार के साथ है और उत्तर प्रदेश जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये सरकार पूरी तरीके से विफल है। कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। और अब बात महोबा की करेंगे। आपको बता दें कि महोबा जिले में निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए आनंद फानन में जिला अस्पताल लाया गया है, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि मकान विनिमय क्षेत्र के होने के चलते पुरातत्व विभाग की रोक के बावजूद अवैध रूप से बनाया जा रहा था। वहीं घटना के बाद मकान मालिक और काम कर रहे अन्य मजदूर भी मौके से फरार हो गए, जिसके बाद आनंद फानन में डीएम ने प्रभारी एसपी सहित पुलिस और प्रशासनिक अमले के साथ अस्पताल पहुंचकर मामले की जानकारी कर निर्माणाधीन मकान के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि बिलवई चुंगी के पास ऐतिहासिक कीरत सागर सरोवर से लगे विनिमय क्षेत्र में देर रात अवैध रूप से एक मकान में निर्माण कार्य चल रहा था। इसी दौरान निर्माणाधीन दीवार गिर गई, जिसमें 3 मजदूर दब गए। वहीं पड़ोसियों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू कर मलबे में दबे मजदूरों को बाहर निकाला और गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां तीनों मजदूरों ने दम तोड़ दिया। जिसके बाद पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर मकान मालिक की तलाश शुरू कर दी है। 3 लोगों को घायल अवस्था में लाया गया था और तीनों की मृत्यु अस्पताल आने के पूर्व ही हो चुकी। नहीं, अभी तक जानकारी नहीं हो पाई है। सब क्या जान बताया गया है, किस बात को लेकर ये उनकी मौत हुई? बताया जा रहा था कि कोई बिल्डिंग बन रही थी, भवन निर्माण का कार्य हो रहा था, जिसमें दीवार गिर गई है और उसमें ये लोग दब गए थे। ये एक दीवार गिर गई है और वहाँ पे 3 लोग दब गए थे, जिनको हम लोगों ने तुरंत पहुँच करके हॉस्पिटल लेकर के आया। डॉक्टर साहब ने दीवार जो थी निर्माणाधीन थी या कोई पुरानी दीवार थी? अब वो टिन शेड लगा हुआ था, उसके अंदर निर्माण हो रहा था। हम लोग जल्दी से लेकर के उनको जो हॉस्पिटल पहुँचाए। देखिए, झलकारी बाई तिराहे के पास में एक निर्माणाधीन मकान था, जैसा आप बता रहे हैं, और निर्माण के दौरान ही वहाँ जो काम कर रहे थे श्रमिक, वो दीवार गिरने के कारण दीवार के नीचे दब के उनकी मृत्यु हो गई है। जो आपने बताया है कि वहाँ पे उस ज़मीन को लेकर कुछ विवाद भी चल रहा था, शायद सिविल कोर्ट में भी कुछ केस उसका चल रहा था, तो इसीलिए शायद छुपा के वो कंस्ट्रक्शन किए जाने की जो है कोशिश थी, इसीलिए इस तरह की घटना जो है हुई है। इसकी पूरी विस्तृत जाँच कराई जाएगी और जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरदोई के बचदेवरा थाना इलाके में भूमि विवाद को लेकर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है, जिससे एक महिला गोली लगने से घायल हो गई। आपको बता दें कि घायल महिला को शाहबाद से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं महिला की जानकारी पाकर अपर पुलिस अधीक्षक जिला अस्पताल पहुंचे और महिला की हालत देख पूरे मामले की जांच में जुट गए। साथ ही एएसपी ने बताया कि दोनों में भूमि विवाद हुआ था, जिसके चलते दोनों पक्षों के लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं गोली चलाने वाली बंदूक को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है, जिसके बाद फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। खेत का विवाद चल रहा था, अभी बच्ची लोग जोतने आए, हम मना करने पर वो ताबड़तोड़ धरने कर लेने माता की मार लगी, तो हम लेकर शाहबाद आए। थाना प्रभारी कोई मौके पर नहीं पहुंचा, 2 घंटे हमने इंतजार करके हम शाहबाद आए। शाहबाद से ऊपर करके हरदोई आए। किसने गोली मारी, क्या विवाद था? वेदानंद और अखिलानंद ने गोली मारी। क्यों? खेत के जोतने से मना करने पर। किसको लगी है गोली? माता के, उनकी उम्र 60 वर्ष है। जमीनी विवाद को लेकर के लड़ाई झगड़ा हुआ है। अभी एक महिला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाई गई हैं। इनका कहना है कि इनके ऊपर फायरिंग की घटना हुई है। डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, वो खतरे से बाहर हैं। दोनों ही पक्षों के लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले रखा है। जिस तथाकथित ढंग से गोली चलाया जाना बताया जाए, वो भी पुलिस ने पकड़ रखा है। इसमें बहुत ही सख्त और निष्पक्ष कार्रवाई बहुत ही तेजी से की जाएगी। वहीं सरकार के कई कस्बों को नगर पंचायत का दर्जा देने के बाद कुशीनगर के दुधी कस्बे को नव सृजित नगर पंचायत के कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। बताया जा रहा है कि देवरिया के सांसद डॉक्टर रमापति
राम त्रिपाठी ने कार्यालय का उद्घाटन किया, जिसमें नगर पंचायत को डिजिटल सुविधा से लैस किया गया है। साथ ही नगर वासियों को इसके माध्यम से नगर पंचायत की सभी जानकारियां भी दी जाएंगी। तो आपको बता दें कि सरकार के कई कस्बों को नगर पंचायत का दर्जा देने के बाद अब यहां पर कुशीनगर के दुधी कस्बे को नगर पंचायत का दर्जा दिया गया था, जिसका कार्यालय का यहां पर उद्घाटन किया गया है। बताया जा रहा है उद्घाटन समारोह में देवरिया के सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी भी मौजूद रहे थे, जहां पर उन्होंने इस कार्यालय का उद्घाटन किया। साथ ही आपको बता दें कि इस कार्यालय को डिजिटल सुविधा से लैस किया गया है, जिसके बाद नगर वासियों को इस नगर पंचायत के बारे में सभी जानकारियां भी दी जा रही हैं। वहीं मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम का समापन किया गया है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के आने वाले पंचायत चुनाव और 2022 विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। वहीं कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में मीडिया को दूर रखा गया है। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव दूसरे दिन कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में भी शामिल हुए थे। साथ ही अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को आने वाले चुनाव का जीत का मंत्र दिया। जो प्रशिक्षण शिविर चल रहा है कार्यकर्ताओं का, वो हमारे पूरे 3 मंडल के 3 जिलों का, भदोही, सोनभद्र, मिर्जापुर, यहाँ के जो क्रीम कार्यकर्ता हमारे समाजवादी पार्टी के हैं, उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है प्रशिक्षण के दौरान कि आपको चुनाव में किस तरह का काम करना है, किस तरह का समाज में समाजवादी पार्टी का संदेश देना है, ताकि जनता का मूड बन सके और समाजवादी पार्टी के प्रति सरकार को वोट दे सके और सरकार हमारी में बन सके। नौजवान अब समझ गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत गुमराह किया है, बहुत गुमराह करने का काम किया। आज नौजवान जागरूक है। ये कैंप सोशल मीडिया का नहीं है, ये कैंप देश के हालात को लेकर के है। जो आज परिस्थितियां किसानों के सामने हैं, नौजवानों के सामने, व्यापारियों के सामने, आज हर वर्ग के लोग, खासकर हमारे पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और बहुत सारे वर्ग ऐसे हैं जो दुखी हैं इस सरकार से। गैरसैंण में शुरू हो रहे बजट सत्र को लेकर संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शनिवार को भी चला। वहीं इस संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में इस सहमति बनाई गई। वहीं रविवार शाम को कार्य मंत्रणा समिति और बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक हुई, जिसमें विधायकों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में अब तक के कार्य की जानकारी दी। वहीं जानकारी के मुताबिक बैठक में त्रिवेंद्र सरकार के 18 मार्च को पूरे हो रहे 4 साल के उपलक्ष्य में भी सभी विधानसभा क्षेत्र में होने वाले कार्यक्रमों को बड़े स्तर पर मनाने पर भी चर्चा की गई। साथ ही 18 मार्च को होने वाले कार्यक्रम में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी विधानसभा क्षेत्रों के कार्यक्रमों में जुड़ेंगे। तो बैठक हुई है माननीय उपाध्यक्ष विधानसभा की अध्यक्षता में। पहली बैठक में जो दलीय नेता थे उनके बीच में बैठक हुई और सभी ने यह आश्वासन दिया, नेता प्रतिपक्ष ने, कि हाउस ठीक प्रकार से चलेगा, व्यवस्थित चलेगा और वो सहयोग करने के लिए भी उन्होंने कहा है। सैटरडे को भी हाउस चलेगा। उसके बाद विधानमंडल दल भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक हुई है, उसमें सभी माननीय विधायकों के बहुमूल्य विचार आए हैं और सबने अपनी बातें रखी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी माननीय विधायकों से उनके क्षेत्र की समस्या से लगाकर सब बातचीत की है। मैं समझता हूं कि ये सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बैठक उत्तराखंड के डोईवाला में स्पोर्ट्स क्लब ने खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए खिलाड़ियों का सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें तमाम जनप्रतिनिधियों ने शिरकत कर खिलाड़ियों को सम्मानित किया है। आपको बता दें कि कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए स्पोर्ट्स क्लब के अध्यक्ष संगीता तोमर ने कहा कि युवाओं में नशे का चलन लगातार बढ़ रहा है और खेल की ही इस माध्यम है जिससे युवा नशे से दूर रहकर अपना भविष्य भी संवार सकते हैं। साथ ही कहा कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहन की जरूरत है, जिसको ध्यान में रखते हुए स्पोर्ट्स क्लब डोईवाला ने कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस मंच पर हम आज उन बच्चों को सम्मानित करेंगे जो कि हमारे आने वाले समय में हमारे देश का गौरव है और इन्हीं बच्चों में से कल कोई सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली जैसे बनकर हमारा और हमारे देश का नाम रोशन करने वाले हैं। तो ज़्यादा तो हम नहीं कर रहे हैं, बस इनको प्रोत्साहित कर रहे हैं आज। ठीक। और लगभग हमारे पास अभी 30 बच्चों की लिस्ट है जिनको हम सम्मान समारोह में शामिल।
वहीं राजाजी पार्क ने विलेज प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया है, जिसमें पार्क प्रशासन और ग्रामीणों के बीच तालमेल स्थापित हो सके। आपको बता दें कि इको समिति भी बनाई गई है। विलेज प्रोटेक्शन फोर्स में बेरोजगार ग्रामीण युवाओं को रखा गया है, जिसमें ये युवा किसानों की फसलों को जंगली जानवरों से सुरक्षित करने के साथ जंगली जानवरों की सुरक्षा में सहयोग करेंगे। वहीं रामगढ़ रेंज के अनसोत चौकी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें बुल्लावाला गांव के जनप्रतिनिधि और वन कर्मचारियों ने विलेज प्रोटेक्शन फोर्स से जुड़े युवाओं को सुरक्षा किट का वितरण किया। देखिए, ऐसा है, वन विभाग ने जो विलेज प्रोटेक्शन फोर्स का इसका ये गठन किया है, ये ग्रामीण स्तर पर इनके लिए सामान की बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि ये जो है वन विभाग के जो यहाँ पर जो ये फॉरेस्ट गार्ड जाते हैं उनके साथ ही गश्ती करते हैं, तो इन पे सामान की बहुत ज़रूरत थी, जैसे डंडा, जूता, इन पे वर्दी। ये पहचान मिली है इन्हें कि ये भी जंगलात के आज से जो हैं ये सदस्य हैं और ये एक इनके साथ ही मिलकर कार्य करेंगे, क्योंकि बिना सुरक्षा के तो कार्य हो नहीं सकता। हल्द्वानी के इंदिरानगर क्षेत्र में रहने वाले शाहिद और उनके परिवार के 3 अन्य लोगों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसके बाद पीड़ित परिजनों ने पुलिस और प्रशासन पर मामले में लापरवाही करने का आरोप लगाया। इस दौरान मौके पर परिजनों के बीच पहुंचे उप जिलाधिकारी को भी भारी विरोध का सामना करना पड़ा। वहीं उप जिलाधिकारी विवेक राय ने बताया कि पीड़ित परिजन कल की घटना को लेकर काफी आक्रोशित थे। उनका कहना था कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी डॉक्टरों की उपलब्धता नहीं थी। साथ ही कहा कि परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए जो नियम के तहत मुआवजा होगा उसे भी देने का प्रयास किया जाएगा। हाँ, एनएच पे हादसा हुआ है इंडियन ऑयल डिपो के पास, और उसमें देर रात में एक छोटी गाड़ी में पूरा परिवार था, जो कि ट्रक्स के अंदर जो है पूरी गाड़ी घुस गई, जिसमें बड़ी दर्दनाक 4 मौतें हुई हैं। उसमें एक छोटी बच्ची छिटक गई थी, जिसको कि बच गई है, एक महिला हॉस्पिटल में है। और ये अभी जो है उस परिवार के पास से भी हम होके आ रहे हैं। लोगों को थोड़ा सा आक्रोश था कि 4 लोगों की डेथ हो गई, लेकिन डॉक्टर की उपलब्धता नहीं थी। तो इस सब कुछ चीज़ों को देखते हुए उस परिवार को सांत्वना दी गई है। हरिद्वार के राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क क्षेत्र के जंगल में युवक और युवती का शव पेट से लटका मिलने से हरिद्वार में सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि जानकारी पाकर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची और दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जिसके बाद फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हरिद्वार से दे रहे थे, जहां पर राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क के क्षेत्र में जंगल में एक युवक और युवती का शव पेड़ से लटका हुआ बरामद किया गया। बताया जा रहा है इस पूरी घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है, जिसके बाद सूचना के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और इस शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। कल शाम 7 बजे एक स्थानीय व्यक्ति के द्वारा, जो कि जंगल साइड में गए थे, उनके द्वारा सूचना दी गई थी कि 2 व्यक्ति पेड़ से फांसी लगा करके लटके पड़े हैं। इस सूचना पर तत्काल मौके पर चौकी इंचार्ज थाना प्रभारी मैं स्वयं भी हम घटनास्थल पर पहुँचे। वहाँ पे 2 युगल थे, इसमें एक महिला थी, एक पुरुष थे। महिला के पास एक ID कार्ड मिला था, उनके परिजनों से संपर्क करने का प्रयास किया गया, तो आज उनके परिजनों से संपर्क हो पाया। रिश्ते में ये लोग भावी थे, परिजनों को सूचना दे दी गई है, ये पहुँच रहे हैं। लगभग ये परिवार से 20 या 25 दिन पहले निकले थे और निकलने के बाद फिर इन लोगों ने इस चीज़ को किया है और ये लोग कहने के बाद पूछताछ को पता चले। लालकुआ कोतवाली क्षेत्र में कुछ दिनों पहले ट्रांसपोर्ट व्यापारी के साथ हुई लूट में 6 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 1.5 लाख रुपए और वारदात में प्रयुक्त होंडा कार और एक बाइक भी बरामद की गई है। आपको बता दें कि हल्दूचौड़ क्षेत्र के पौष कॉलोनी में विगत दिनों हुई देर शाम ट्रांसपोर्ट व्यवसायी के घर के बाहर घात लगाकर बैठे बदमाशों ने असलहा के बल पर 1.5 लाख रुपए की नकदी और पिस्टल पर हाथ साफ कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने 3 टीमों का गठन किया और छानबीन करते हुए घटना में शामिल सभी 6 बदमाशों को गिरफ्तार करने के साथ ही घटना में प्रयुक्त होंडा सिटी कार, एक बाइक, 2 देसी तमंचे भी बरामद किए हैं। वहीं लूट का खुलासा करते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रमोद कुमार शाह ने बताया कि लूट की वारदात में शामिल 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही एक बदमाश फरार चल रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है। रात्रि 9 बजे स्थानीय ट्रांसपोर्टर राजाराम शर्मा के घर पर
घर के बाहर जब वो अपने रात को बिजनेस ख़त्म करके घर पहुंच रहे थे तो हथियारबंद बदमाशों ने तमंचे के बल पर उनसे 1.5 लाख रुपए और एक लाइसेंसी रिवॉल्वर लूट लिया था। और उसके बाद कल सायं 2 लुटेरे यहाँ स्थानीय स्तर पर पकड़े गए। तो उन्होंने बताया कि आज हमें बरेली में इकट्ठा होना है और उसके बाद कुल 6 लोग, 4 लोग बरेली से, 2 लालकुआ हल्द्वानी क्षेत्र। लालकुआ क्षेत्र में बीते दिनों हुए सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत के मामले का राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने संज्ञान लिया है। आपको बता दें कि मरने वाले सभी 4 लोग इंदिरा नगर के रहने वाले हैं। वहीं राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत से फोन पर बात की है। साथ ही मजहर नईम नवाब का कहना है कि सीएम त्रिवेंद्र रावत ने पूरी घटना की मजिस्ट्रेट से जांच करवाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए उनको उचित मुआवजा दिए जाने की भी बात कही। वहीं पूरे घटनाक्रम में लापरवाही बरतने वाले पुलिस और प्रशासन के कर्मचारियों पर भी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। लोगों का कहना था कि वहाँ लालकुआं पुलिस की लापरवाही और लालकुआं प्रशासन की लापरवाही थी, समय पर नहीं पहुँचे, एक बच्चा बच सकता था। उस घटना को लेकर के हमने एसडीएम के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की है 3 लोगों की। वो कमेटी हमें 7 दिन के अंदर रिपोर्ट देगी और हम उस रिपोर्ट को प्रशासन को, पुलिस को, शासन को भेजेंगे और उन व्यक्तियों के खिलाफ अगर कोई लापरवाही सामने आती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।